वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वेव थ्योरी ऑफ लाइट 1999 से लेकर 2018 तक के सारे क्वेश्चन की शुरुआत अब हम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आप सारे वीडियो के पार्ट को देख चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट अभी आप मान लीजिए ज्वाइन कर रहा है और उसने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, हो सकता है कि डायरेक्ट जंप टू द कंक्लूजन के आंसर ही देखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन के देख के आंसर निकाल डालेंगे। अगर ऐसा है तो मेरी बात मानो, ऐसा मत करो। जाओ वो जाके वीडियो देख लो जिसमें थ्योरी के डिस्कशन हुए हैं, और वो वीडियो जो है आप देखो कहां पे मिलेगा आपको। थ्योरी के लिए आपको क्रैश कोर्स महाराष्ट्र सीईटी का वेव ऑप्टिक्स ऑफ लाइट नाम का फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई बटन में जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। और पूरी वीडियो देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे सर ऐसा क्यों, कारण क्या? हाँ बिल्कुल, वॉच टाइम बढ़ाने का सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं भैया, तुम्हारी मेहनत आसान हो जाए, तुमको कम टाइम में क्वेश्चन ज्यादा मिलने लगे, तुम्हें समझ में आने लगे, तुम्हारा काम आसान हो जाए, ये पर्पस है। पर्पस सिर्फ एक ही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो ऐसा देखोगे चेहरा, अरे ये कैसे हो रहा है यार, ये कहां से आया। पर अगर मान लो वीडियो के थ्रू जाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एज क्लिक होगा कि यार ये बात तो सर ने डिस्कस कर रखी है। और वन शॉट होने का पर्पस ही यही है। 1-1.25 घंटा, सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, और वेव थ्योरी ऑफ पार्ट लाइट फर्स्ट का पार्ट 1 कंप्लीट सारे क्वेश्चन के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? पहला क्वेश्चन कहता है, महाराष्ट्र सीटी 1999 में आया प्यारा सा क्वेश्चन। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, एक लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो कहने को 12th वाले पार्ट से, लेकिन ये 12th वाले पार्ट से नहीं है, ये 11th वाले पार्ट से। महाराष्ट्र सीटी की 11 की टेक्स्ट बुक में से जो नए जीआर का इंस्ट्रक्शन आया 80-20 पैटर्न, 80% 12वीं से, 20% 11वीं से, तो ये 11th वाला पोर्शन है। क्या बोला गया? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द surface of separation of the medium with the velocity of light at an angle of 45 degree and it is refracted into the medium at an angle of 30 degree. What will be velocity in that particular medium? तो मीडियम, पहले मीडियम से ट्रेवल करते हुए लाइट आ रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है। भाई पहले से आ रही है, सेकंड में जा रही है। पहले में कुछ स्पीड है, सेकंड में कुछ स्पीड है। पहले में 45 डिग्री एंगल है, बाद में 30 डिग्री एंगल है। तो चलो इस क्वेश्चन को समझो, इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखो हम जानते हैं यहां पर लाइट आ रही है 45 डिग्री एंगल पर। कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। अच्छा, कहां पर जा रही है? सर बोले सेकंड मीडियम में जा रही है। पहले से आ रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। स्नेल्स लॉ जानते हैं? स्नेल्स लॉ सर बोले पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर। वेरी गुड। साइन आई अपॉन साइन आर को लिखते हैं v1/v2, दैट इज रिटन एज λ1/λ2। अच्छा, 1/μ2 को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे लिखा जाता है μ2/μ1 sin i अपॉन sin r, v1/v2। हमें चाहिए स्पीड का रिलेशन, चलो उठा लो। i नॉर्मल के साथ आने वाली रे का बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो i की वैल्यू 45, नॉर्मल के साथ जाने वाली रे का बनने वाला एंगल, जाने वाली रे का बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री दे रखा है। तो चलो sin 30, sin 45 डिवाइड बाय sin 30, v1/v2, 1/√2, 1/2, v1/v2, 1/√2, 2/1, v1/v2, v2 चाहिए, v2 इक्वल टू आता है v1/√2। देख लो कैसे सर, ये आएगा √2 कैंसिल हो गया, √2 नीचे चला जाएगा, v2 इक्वल टू v1/√2। v1 कितना है? तो 3 × 10⁸ √2, सो v2 आ गया 3 × √2 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁸, 1.5 इंटू 1.414 10⁸। अच्छा, 1.41 तक भी लिया तो चलता है, 1.5, और आपने इसको 1.4 तक भी लिया तो भी चलेगा, नियरली वैल्यू आपको मिल ही जाएगी। तो ये आंसर आता है आपके पास में 2.10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो चेक करो ये आंसर कहां पर गिवन है, 2.810, दैट इज बी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां क्वेश्चन में कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.3 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। What will be the refractive index of glass with respect to water? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा? बड़ा सिंपल है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड है। चलें बोर्ड पर और सीखें इस बार। देखिए स्टूडेंट, महाराष्ट्र सीटी 1918 का क्वेश्चन जो बोला गया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड कंसेप्ट है। तो पहले समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा मतलब होता है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए लाइट पहले मीडियम फर्स्ट मीडियम से, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से निकली और सेकंड मीडियम में गई, तो भाई जैसे एयर है आपके पास में, तो एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। समझना ध्यान से, एयर में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मान लो ग्लास में गई, तो आप जानते हैं ग्लास में स्पीड कितनी होती है? तो ग्लास में स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ, ये स्पीड 3 से 2 हुई तो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? चेक करो, 3 से 2 हुई, डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? आप बोलेंगे सर डिक्रीज हुई। कितने टाइम्स डिक्रीज हुई? तो 3 × 10⁸ से x टाइम्स डिक्रीज हो गई 2 × 10⁸, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? सर बोले पैरामीटर हुआ। क्या करने का? कंपैरिजन करने का। किसको? स्पीड को। किसमें? दो मीडियम के अंदर। तो चलो समझते हैं अब हम। मान लो लाइट फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कह देता हूं, सेकंड मीडियम में v2 कह देता हूं। पहले में स्पीड v1 कह देता हूं, सेकंड में स्पीड v2 कह देता हूं। तो भाई फर्स्ट मीडियम से जब लाइट जाती है सेकंड मीडियम में, तो हम इसे डिफाइन करते हैं v1/v2। इसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ऑफ विच मीडियम? सेकंड मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट मीडियम। हम क्या कह रहे हैं वापस सुन लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम? सेकंड मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट मीडियम। तो पहले से आई दूसरी में गई, लिखने का तरीका μ2/μ1 होता है, v1/v2 होता है। समझे? ठीक है, अब समझना स्टूडेंट। अगर पहला मीडियम एयर हो और दूसरा कोई अदर हो, जैसे ग्लास है, तो μ1 हो जाएगा 1 और μ2 हम लिख लेते हैं μ। तो भाई इसलिए ऐसे लिखा जाएगा μ2/1 = v1/v2। सो μ2 आ गया आपके पास v1/v2। आप समझना बच्चों, इसने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमें एयर से ग्लास में गया, तो पहला मीडियम एयर से, दूसरा कौन सा? पानी, वाटर। पहला मीडियम कौन सा? एयर से, दूसरा मीडियम कौन सा? ग्लास। तो आपको क्या दे रखा है? एयर से वाटर वाला, एयर से ग्लास वाला। आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो आ रहा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद क्या आ रहा है? सर बोले फर्स्ट आ रहा है। तो जो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद आता है वो पहले लिखा जाता है। समझ लो, जो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद आता है वो पहले लिखा जाता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद कौन है? वाटर है। तो वाटर से ग्लास में, 1 से 2 में क्या लिखा था? μ2/μ1। तो इसे क्या लिख पाओगे? μg/μw। अच्छा, μg कितना है? चेक करो, व्हाट इज μg? सर बोले μg है एयर से ग्लास के अंदर 1.5। बिल्कुल सही बात। सर ये कितना है? 1.3। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब g/μw निकालते तो μw/μg लिखते। तो μw क्या है? तो w दैट इज 1.3 और ये क्या है? 1.5। अच्छा, इसमें एक बात और नोटिस करना, 1 μ2 लिखा मैंने μ2/μ1। अच्छा, मैं ऐसा लिख सकता था 2 μ1 इक्वल टू कितना? सर बोले μ1/μ2। तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 दैट इज μ2/μ1, μ1/μ2 कैंसिलेशन, आंसर कितना आया? 1। 1 μ2 इक्वल टू 2 μ1, आंसर इक्वल टू 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ लाइट वेव इज सिमिलर टू। तो लाइट वेव का नेचर किसके सिमिलर होता है आपको बताना है। देखो, लाइट रे मतलब न्यूट्रल, अनचार्ज्ड, पर अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज, कॉस्मिक रे चार्ज पार्टिकल। लेकिन गामा रे की बात करो ना, केवल गामा रे की, तो गामा रे न्यूट्रल होता है। गामा रे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यहां पर गामा रे न्यूट्रल होगा। फिर भी मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीन पे आइए, मैं इन सारी बातों को एक बार आपसे शेयर कर देता हूं, कौन कौन से पार्टिकल कैसे होते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल और वेव्स ये समझ लीजिए। पहला वेव गामा रे, दूसरा एक्सरे, तीसरा अल्ट्रावायलेट, फिर VIBGYOR वेबग्योर, फिर वेबग्योर के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद में क्या? तो रेडियो वेव। मैं इसको ऐसा याद कराता हूं,
गामा दैट मीन्स मामा, मामा का हुआ एक्स मतलब एक्सीडेंट, मामा का क्या हुआ एक्सीडेंट। अच्छा किसके मामा का एक्सीडेंट हुआ, युवराज सिंह। अच्छा अब एक्सीडेंट होता है तो क्या निकलता है, ब्लड ही निकलता है ना, तो ब्लड कैसा होता है, रेड, रेड रेड इंफ्रारेड, यूवी यूवी अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के बाद वायलेट विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड रेड इंफ्रारेड, इंफ्रारेड समझना ध्यान से। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी वेव्स होती है। इसमें बेटा ध्यान रखना 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होता है किसका, वायलेट का। 7800 किसका होता है, रेड का। ब्लू येलो का कितना होता है, 5500। येलो सबसे कौन सा ज्यादा कलर होता है, सेंसिटिव। सबसे कम कलर कौन सा होता है, जो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड कलर रेड। गामा, अब देखो टॉप टू बॉटम जब जाते हो तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, चेक करो, वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। देखो टॉप टू बॉटम, ये सबके सब क्या कहलाते हैं, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ध्यान रखना। अच्छा सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है, न्यूट्रल, तो सब कुछ न्यूट्रल होगा। तो लाइट रे न्यूट्रल, गामा रे न्यूट्रल, एक्स रे न्यूट्रल, अल्ट्रावायलेट न्यूट्रल, सब न्यूट्रल। वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो बोलना गामा रेस की। सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो गामा रेस की। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, तो रेडियो वेव की। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है, तो गामा रेस की। एक्सरे की वेवलेंथ कैसी है, बोले छोटी है। अब ये सब क्या है, न्यूट्रल है। अब कौन कौन से पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, देखो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा के दो पार्ट, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव प्लस ई माइनस ई, ऐसा भी होता है। कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस भी चार्ज पार्टिकल होती है। कैथोड रेस, कैथोड रेस भी चार्ज पार्टिकल होती है। एनोड रेस, एनोड रेस भी चार्ज पार्टिकल होती है, ठीक है ना। तो कैथोड रेस मतलब इलेक्ट्रॉन, सिंपली इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, महाराष्ट्र सिटी 2000 में आया हुआ एक क्वेश्चन, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम विल बी गिवन बाय। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आसान प्रश्न, चलें बोर्ड पर और सीखें इस बात को कैसे किया जाए। देखिए 2000 महाराष्ट्र सिटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, भाई लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम से वैक्यूम में, मीडियम से वैक्यूम में मतलब डेंसर से रेरर में। जब भी लाइट डेंसर से रेरर में ट्रेवल करे तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जाना था इस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि जब भी डेंसर से रेरर जाती है तो क्या होता है, अवे या टुवर्ड्स, सर बोले अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना था इस तरफ, चला गया इस तरफ, जाते 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 टर्न हो गया, इस तरफ चला गया, आर 90 डिग्री हो गया। पहले मीडियम से गया दूसरे मीडियम में, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू बाय म्यू वन, साइन आई क्रिटिकल एंगल, आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 90 डिग्री। 1 म्यू टू इक्वल टू v1 बाय v2, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन सेकंड मीडियम। बोलो भाई पहला मीडियम क्या, बोले कोई तो भी मीडियम, म्यू1 म्यू मान लिया। दूसरा मीडियम क्या, बोले सर वैक्यूम, और वैक्यूम के लिए म्यू2 कितना होता है, म्यू2 1 होता है। तो 1 डिवाइड बाय म्यू, साइन आई कितना, साइन 30, आर कितना, साइन 90। पहले मीडियम का स्पीड कितना, v1, दूसरे मीडियम का स्पीड कितना, v2। v2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज c। तो 1 अपॉन साइन 30, 1 बाय 2, 1 बाय 1, v1 बाय c, तो v1 इक्वल टू आ गया c डिवाइड बाय 2, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 2, तो v1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.5 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी फाइनल आंसर। देखो महाराष्ट्र सिटी 2000 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री is made of the material of refractive index mu. For a certain wavelength of light, the angle of minimum deviation is 30 degree. For this wavelength, the value of mu of material will be given by. तो चलें बोर्ड पर और समझें,
रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, मिनिमम डिविएशन 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ए मतलब कितना सर, बोले 60 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, साइन ए बाय 2 मतलब कितना, ए 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, सो साइन 90 डिवाइड बाय 2 साइन 45 डिग्री, और साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 साइन 1 बाय 2, तो ये आ गया आपके पास में 1 बाय रूट 2 इंटू 2 बाय 1। सो म्यू की वैल्यू रूट 2 आती है, जैसे 1.414 लिखा जाता है। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। देखिए महाराष्ट्र सिटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, एक ऐसी रे जो ग्लास की रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टू द रिफ्रैक्टेड वेव। वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। देखिए स्टूडेंट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, पहले लाइट आई फर्स्ट मीडियम से गई, मान लेता हूं मैं एरर है, ये एयर है, ये मान लेता हूं ग्लास है, ठीक है, या एयर है कोई मीडियम है, जाना था इस तरफ, लेकिन जब भी लाइट एरर से डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे भाई जब भी लाइट एरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है सर, बोले बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई ना बेंड। अब जब नॉर्मल की तरफ बेंड हुई ना लाइट, तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, मतलब मीडियम बदल गया। तो भाई एयर में वेवलेंथ थी लैम्डा ए, मीडियम में मान लेता हूं लैम्डा एम, मान लेता हूं पहला मीडियम अगर एयर नहीं भी होता तो लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो आपको रेशो क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड। देखो बेटा वेवलेंथ तभी बदलती है जब वेवलेंथ मीडियम चेंज होता है, अदरवाइज मीडियम चेंज नहीं होता है तो वेवलेंथ नहीं बदलती है। जैसे मान लीजिए लाइट एयर से ग्लास में गई, एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एयर तो ग्लास में मीडियम, जहां स्पीड डिक्रीज होती है ना वहां वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और इसका उल्टा ग्लास से एयर में आती तो स्पीड इंक्रीज हो जाती तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती। पर अगर मीडियम सेम रहता तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम निकालना है भाई, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, एयर से ग्लास में, स्पीड इन एयर स्पीड इन ग्लास, ऐसा लिख सकते हैं। इसे लिखते हैं v1 अपॉन v2, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। सो μ2 बाई μ1 लिखा जाता है आपको बेसिकली लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो पहला मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम क्या है आपके पास में, तो दूसरा मीडियम आपके पास में दे रखा है मीडियम लैम्डा एम। अब यहां पर क्या भी दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है आपको, पहला एयर है तो ग्लास मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, लैम्डा एयर और लैम्डा मीडियम। अब समझना, टकरा के लौटी उसी मीडियम में, टकरा के लौटी उसी मीडियम में, आई थी एयर से चली गई एयर में, तो ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव, मतलब लैम्डा ए निकालना है। चली गई, रिफ्रैक्टेड मतलब सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम में गई मतलब क्या, लैम्डा एम निकालना है, यही रेशो हमको निकालना है। तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम को लिख सकते हो लैम्डा रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड, दैट इज इक्वल टू 1.5:1। तो आंसर हमारे पास में 1.5 ही आएगा। देखिए 2002 में आया हुआ क्वेश्चन, एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ लाइट है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 में एंटर करती है, वेवलेंथ में चेंज निकालना है आपको कि वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा। सो व्हाट विल बी द चेंज इन वेवलेंथ। तो चलें समझे इस बात को कि क्या फर्क पड़ता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। देखिएगा स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन में सिंपल बात लिखी 2002 के क्वेश्चन में कि भाई लाइट ट्रेवल करके आ रही है एयर से किसी मीडियम में, एयर से किसी मीडियम में, या मैं कह सकता हूं वैक्यूम से किसी मीडियम में, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है वो 1.5 दे रखा है। अब बात ऐसी है कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर में जाती है, रेरर से डेंसर में जाती है, जैसे एग्जांपल कोई भी मीडियम जिसमें स्पीड ज्यादा होती है उसे रेरर कहते हैं, जिसमें कम होती है उसे क्या कहते हैं, डेंसर कहते हैं। तो मान लो लाइट रेरर से डेंसर गई, रेरर से डेंसर गई, जब भी लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो इसका स्पीड कम होता है और वेवलेंथ कम होता है। डेंसर से रेरर जाती है, स्पीड बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। आपके मन में आया सर क्यों,
तो इंतजार करो, वीडियो जाके देखो, वीडियो के साथ साथ और ना समझ में आए तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के चैप्टर 12th क्लास का चैप्टर है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले एक टॉपिक डिस्कस किया है, हाइगन प्रिंसिपल के बाद का कि वेवलेंथ नहीं चेंज होती है, वो टॉपिक जाके देखो। यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। आपको पहले मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 1, दूसरे में लैम्डा 2, तो 1 म्यू 2 हम जानते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 v1 बाय v2 होता है। इसे लिखा जाता है म्यू 2 बाय म्यू 1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो चेंज इन वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 क्या लिखा जा सकता है, म्यू 1 बाय म्यू 2। देखो म्यू 2 बाय म्यू 1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 म्यू 1 बाय म्यू 2, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस 1, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालना हो तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 2। एक्चुअलिटी में हमें ठीक है ऐसा भी निकाल सकते हैं, पर चेंज इन वेवलेंथ निकालना है, हमें परसेंटेज चेंज नहीं निकालना है। तो भाई चेंज इन वेवलेंथ का मतलब क्या था, पहले वेवलेंथ थी लैम्डा 1, अभी वेवलेंथ है लैम्डा 2। अब समझना, गई कहां से, रेरर से, कहां पर, डेंसर, तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 को कंपेयर करो तो लैम्डा 1 बड़ा, तो चेंज इन वेवलेंथ सिंपल, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। पहले मीडियम में लैम्डा कैसे निकाला जाए, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो पहले मीडियम में स्पीड कितनी है, वैक्यूम से आ रहा है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी, या ऐसा लिख देते हैं v1, इसे लिख सकते हैं लैम्डा 2 इक्वल टू v2 बाय फ्रीक्वेंसी। तो आइए लैम्डा 1 कितना है, सर बोले v1 बाय एफ है, लैम्डा 2 कितना है, सर v2 बाय एफ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने पर चेंज नहीं होती। तो मैं कह सकता हूं v1 माइनस v2 अपॉन एफ है। पहले स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, v2 कितना है पता नहीं है। अब v2 कैसे निकालेंगे, स्पीड इन सेकंड मीडियम, तो भाई फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम स्पीड इन सेकंड मीडियम, म्यू 2 बाय म्यू 1, फर्स्ट मीडियम में स्पीड c, सेकंड मीडियम में स्पीड v2, तो म्यू 2 कितना है 1.5, म्यू 1 कितना है 1, तो c v2, v2 आ गया c अपॉन 1.5, c अपॉन 1.5। तो देखो क्या लिखा हुआ है आपने, 1 अपॉन f तो कॉमन निकल गया, c माइनस c अपॉन 1.5, तो c अपॉन f 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.5, तो आप इसे सीधा लिख पाएंगे f अपॉन c कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 1.5 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाता है आपके पास में 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पर 1/4 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 14 ऊपर जाएगा तो माइनस 6 बचेगा। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 10/4 10 टू द पावर माइनस 7, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप 5/2 2.5, 5/2 2.5 10 टू द पावर माइनस 7 एंगस्ट्रॉम। तो चेंज इन वेवलेंथ आता है 2.5 10 टू द पावर माइनस 7 एंगस्ट्रॉम। ये इस तरह से हमारा आंसर होगा, एंगस्ट्रॉम नहीं बोलेंगे 7 मीटर आएगा, ठीक है ना। दिस विल बी फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट 2003 में आया हुआ एक क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, हमें वेव नंबर निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो चलिए वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाएगा, देखिए बोर्ड पर। देखिए वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, ठीक है। वेव नंबर 1 2 3 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 5 6 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मीटर। दिस विल बी फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में क्या कंक्लूजन निकाला जाता है। देखिए न्यूटन महोदय आज जो हम जानते हैं उसका उल्टा बोलते थे। हम क्या जानते हैं पहले बता देता हूं। हम जानते हैं कि एयर में स्पीड होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड और ग्लास में होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, बराबर, ये हम जानते हैं। मतलब हम ये जानते हैं कि रेयर में स्पीड फास्ट होता है, डेंसर में स्लो होता है।
रेयर में स्पीड फास्ट होता है, डेंसर में स्लो होता है, ये हम जानते हैं बराबर। लेकिन न्यूटन इसका उल्टा बोलते थे। न्यूटन महोदय कहते थे कि रेयर में स्पीड स्लो होता है और डेंसर में फास्ट होता है। तो देखो पहला ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, तो हम जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, ये बात बिल्कुल सही बात है जो न्यूटन महोदय हम जो जानते हैं उससे ऑपोजिट बोलते। देखिए महाराष्ट्र सिटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लाइट टू ट्रेवल 4 × 10⁸ मीटर इन द ग्लास। मतलब जब लाइट ट्रेवल करती है ना तो इतना ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे निकाला जा सकता है। चलें बोर्ड पर और सीक्वेंस। स्टूडेंट यहां पर 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, लाइट पहले एयर से ट्रेवल करते हुए ग्लास में जा रही है। एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब 4 × 10⁸ मीटर, टाइम निकालना है। तो स्पीड इन ग्लास, थिकनेस इन ग्लास एंड टाइम इन ग्लास। तो टाइम थिकनेस डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास। थिकनेस कितना है 4 × 10⁸, और स्पीड ऑफ ग्लास कितना है वो निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, समझना है इस बात को, है ना। तो लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर से ग्लास में, तो स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड इन एयर स्पीड इन ग्लास, ये 1.5, ये है 1, एयर में 3 × 10⁸, स्पीड इन ग्लास। ग्लास में स्पीड आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आया, तो 4 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। आंसर कितने सेकंड, तो आंसर आया 2 सेकंड। देखिए स्टूडेंट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, जब लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम से वाटर में, मतलब रेयर से डेंसर में। मैंने बताया था जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड क्या होती है, सर बोले डिक्रीज होती है। भाई स्पीड डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर लाइट का स्पीड डिक्रीज हुआ तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज हुआ वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो आंसर है वेवलेंथ डिक्रीजेस। देखिए महाराष्ट्र सिटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, लाइट की वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5। रेयर मीडियम में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो डेंसर मीडियम में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपको बतानी है। भाई फ्रीक्वेंसी अभी बताया मैंने, मीडियम बदले या कुछ भी हो फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है। तो जो आंसर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज रेयर मीडियम में फ्रीक्वेंसी का था, वही आंसर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज डेंसर मीडियम में भी होगा। देखिए स्टूडेंट 2004 में आया हुआ एक क्वेश्चन, अ लाइट passes through the glass slab of refractive index 1.5 and thickness of glass slab is 2 mm. कितना समय लगेगा इसको ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में, हमको निकालना है। तो चलें बोर्ड पर और समझे कैसे निकलेगा। देखिए स्टूडेंट 2004 का आया हुआ क्वेश्चन, लाइट पहले एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास में ट्रेवल करते समय थिकनेस 2 मिलीमीटर है, कितना टाइम लगेगा। थिकनेस को मैं डेल्टा एक्स से बता देता हूं। भाई ट्रेवल की ग्लास में, थिकनेस ग्लास की, तो टाइम कहां पर, ग्लास में। टाइम कहां पर, ग्लास में। थिकनेस है ग्लास में, तो स्पीड निकालनी है ग्लास के अंदर। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। थिकनेस का स्पीड कहां पर, ग्लास में। चला कहां से, एयर से, कहां पर, ग्लास के अंदर। स्पीड कहां पर, एयर में, कहां पर, ग्लास में। क्योंकि हम जानते हैं 1μ2 इक्वल टू होता है v1/v2, जिससे लिखा जाता है μ2/μ1। समझिए, तो μg/μa VA/VG, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का 1, एयर में 3 × 10⁸, ग्लास में हमें निकालना है। ग्लास में कितना होगा, 2 × 10⁸। अब यही वैल्यू ग्लास की 2 × 10⁸ रखी तो क्या फर्क पड़ा, टाइम इन ग्लास -3, 8 कैंसिलेशन, -11 सेकेंड। सो दिस विल बी आंसर -11। देखिए 2004 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू वाटर। आपको ग्लास और वाटर में क्या होगा रेशियो वेलोसिटी का वो निकालना है। तो चलें बोर्ड पर और आंसर कैसे निकलेगा देखिए। देखिए स्टूडेंट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, ग्लास में कितना स्पीड, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसको कन्वर्ट किया 3/2, वाटर में 1.33, 4/3। आपको रेशियो निकालना है VG/VW, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू द वाटर
हम ये बात जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम v1 बाई v2 होता है। तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू क्या आता है, v1 बाई v2। अब समझो, मान लो ये ग्लास लिख दिया और ये मैंने वाटर लिख दिया, तो भाई पहला मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास, दूसरा कौन सा हो गया, वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रेसिप्रोकल होगा Vg डिवाइड बाय Vw, μw डिवाइड बाय μg। μw कितना है चेक करो, 4/3। μg कितना है 3/2, 4/3 इंटू 2/3 8/9, 0.8 0.8:1। तो ये आंसर आता है आपके पास में। तो ये आंसर हमारे पास 0.8867:1 आंसर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, 2004 में एक बार फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, 2004 में तो क्वेश्चन की भरमार थी, 2004 चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से ग्लास में जब जाएगा तो वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा हमको निकालना है। देखो एयर से ग्लास, रेयर से डेंसर, स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, वेवलेंथ में डिक्रीज होती है। तो चलें सीखे बोर्ड पर कैसे किया जाएगा। देखिए यहां पर 2004 एमएससीटी में आया हुआ क्वेश्चन, शुरुआत में लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर से ग्लास। भाई जहां पे एयर से ग्लास मतलब रेयर और ये डेंसर। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है तो इसका वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है, λ1 बड़ा होगा। चेंज इन वेवलेंथ निकालना, λ1 माइनस λ2। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, λ1 इक्वल टू v1 अपॉन f, λ2 इक्वल टू v2 अपॉन f। तो λ1 λ2 के हिसाब से देखा जाए, λ1 कितना चेक करो, λ1 आपके पास में अवेलेबल है v1 अपॉन f, v2 अपॉन f। अच्छा इसमें एक और बात चेक करो, f तो कॉमन निकल गया, v1 माइनस v2। अच्छा v1 क्या है भी चेक करो, स्पीड ऑफ लाइट। v2 क्या है, सेकंड मीडियम में स्पीड। सेकंड मीडियम में स्पीड कैसे निकालेंगे, 1 μ2 इक्वल टू v1 बाय v2 λ1 बाय λ2, μ2 डिवाइड बाय μ1 है ना, सेकंड मीडियम में स्पीड निकालना है। सो v2 इक्वल टू v1 μ1 बाय μ2, तो v2 इक्वल टू v1 बाय μ2, ये आ गया 1 अपॉन f। पहले मीडियम में स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, c माइनस सी μ1 अपॉन μ2। अच्छा पहला मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाय लैम्डा 1 बाय म्यू। c कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है फ्रीक्वेंसी चेक करो, फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 इंटू 10 टू द पावर 14, 1 माइनस 1 अपॉन 3/2। तो 2/3 मतलब 2/3 मतलब 3 माइनस 2 1/2 आ जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये आ जाएगा आपके पास में 2/3 है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/3, अगर ये हुआ तो 1/3 आएगा 14। इससे 3 से 3 कैंसिल हुआ, -6 ऊपर आ जाएगा, 1/4 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना। -6 आया 1/4, यहां पे लिख रहा हूं बोर्ड पर 1/4 10 टू द पावर -6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 10/4 10 टू द पावर -7, 2.5 10 टू द पावर -7 मीटर। ये आंसर इसका होगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, इसका फर्क क्या पड़ा चेक करो, 2500 10 टू द पावर -10 हो गया, -10 को एमस्ट्रॉन्ग लिखा, 2500 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड किया, 1000 मल्टीप्लाई किया, +3 ऊपर गया -3 बन गया, -7 -3 -10 होता है, 2.5 1000 22500 आंसर आता है। देखिए 2005 में हमें क्वेश्चन 2005, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन मीडियम इज 4/3, Vm माइनस Vg 6.25 10 टू द पावर 7। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम आपको निकाल के बताना Vm की वैल्यू कितनी होगी। चलें समझे इस बात को कैसे निकाला जाएगा। देखिए महाराष्ट्र सिटी 2005 का ये क्वेश्चन, इसमें कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, सर्टेन मीडियम दिया हुआ है, ग्लास को G और मीडियम को M से बता रहा हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम की हम बात करें
1 म्यू 2 लिखा जाता है ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो पहले आता है, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो पहले आता है। तो v1 बाई v2, म्यू 2 बाई म्यू 1। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो बाद में क्या आ रहा है, मीडियम आ रहा है, तो पहले क्या आएगा, मीडियम आएगा, बाद में क्या आएगा, ग्लास आएगा। म्यू 2 बाई म्यू 1, सेकंड वाला डिवाइड बाय फर्स्ट वाला, तो सेकंड वन डिवाइड बाय फर्स्ट वन, स्पीड कितना है, फर्स्ट वन डिवाइड बाय सेकंड वन, दैट इज इक्वल टू 4/3। आपको वीएम की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये डिफरेंस गिवन है। तो भाई यहां से वीजी को रिप्लेस कर दो, वीजी को क्या लिख पाओगे, वीजी दैट विल बिकम 3/4 टाइम्स ऑफ वीएम। तो वीएम माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ वीएम, 6.25 10 to the power 7, 4 minus 3 that is 1/4, 6.25 into 10 to the power 7 Vm into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा स्टूडेंट, 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वेलकम स्टूडेंट, 2005 में आया एक क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेव एंटर फ्रॉम एयर टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। The wavelength of light in air is 6000 Armstrong. Then the wave number of the light in the second medium will be. सेकंड मीडियम में वेव नंबर निकालना है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ निकालना है। तो चले बोर्ड पर और सीखिए। देखिए स्टूडेंट, 2015 में आया क्वेश्चन, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन सेकंड मीडियम, λ1 अपॉन λ2, म्यू 2 बाय म्यू 1, λ1 बाय λ2। ठीक है, 1 अपॉन λ2 वेव नंबर निकालना है सेकंड मीडियम में। अब वेव नंबर जो है, वेव नंबर का देखो डेफिनेशन क्या है, 1 अपॉन लैम्डा, म्यू 2 सेकंड मीडियम मतलब 4/3, फर्स्ट मीडियम 1/3, 1 अपॉन लैम्डा मतलब 1 अपॉन 6000 एमस्ट्रॉन्ग। 1 एमस्ट्रॉन्ग क्या लिख पाओगे, 1 अपॉन 6 10 to the power 3 माइनस 10, माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, 2/9 माइनस +3 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 7, सो 20/9 10 to the power 6 ये आएगा आपके पास में वेव नंबर का वैल्यू। और 20/9 को आप क्या लिख पाओगे, 2.2 into 10 to the power 6, दिस विल बी द वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ दैट इज 1 अपॉन मीटर। देखिए महाराष्ट्र सिटी 2006 का एक क्वेश्चन, the velocity of light in the glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. If the refractive index of glass with respect to water is 9/8, velocity in the water will be given by। वापस से केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैंने कई बार कहा विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो पहले लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का निकालना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो 1 म्यू 2 v1 बाय v2 λ1 बाय λ2। हमको सेकंड मीडियम में क्या स्पीड होगी निकाल के बताना है, फर्स्ट मीडियम की स्पीड पता है, ग्लास की स्पीड पता है। तो भाई हमें गिवन है w म्यू g, मतलब vg डिवाइड बाय vw, ऐसा लिख सकते हैं। तो म्यू g डिवाइड बाय म्यू w इक्वल टू कितना आ गया, vg डिवाइड बाय vw। हमें ग्लास में स्पीड पता है, वाटर में निकालना है, म्यू w डिवाइड बाय म्यू g। अच्छा, ग्लास में स्पीड कितना होता है, 2 into 10 to the power 8, और आपको पूरा के पूरा g म्यू w का वैल्यू कितना गिवन है ना, तो g w म्यू g की वैल्यू गिवन है आपको डायरेक्टली, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे उसको, ज्यादा बेहतर था हमारे लिए, तो w म्यू g, ठीक है ना, vg डिवाइड बाय w म्यू g। vg कितना है, 2 into 10 to the power 8, और w म्यू जी कितना है, तो w म्यू जी आपके पास है 9/8, 8 into 2 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 9, ठीक है ना, 16 डिवाइड बाय 9 into 10 to the power 8, 1.7 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर होगा आपके पास 1.7 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। 2006 में आया एक और क्वेश्चन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट डज नॉट एक्सप्लेन। तो देखो मैं पहले बता चुका हूं, पहले भी डिस्कशन किया है वीडियो के अंदर, वेव थ्योरी ऑफ लाइट इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करती है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करती है, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन एक्सप्लेन करता है, प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। देखिए 2007 में आया क्वेश्चन एक,
light enters from air to the medium of refractive index 1.5, percentage change in the wavelength, percentage change in the wavelength. ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं. एक बार फिर समझा रहा हूं, शॉर्ट में आंसर निकाल पाओगे, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लर्न कर लेना, उसी से आंसर है. देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2007 में आया हुआ क्वेश्चन. भाई पहले उस मीडियम से जा रही है जो एयर है, ग्लास में जा रही है या किसी अदर मीडियम में जा रही है, तो ये हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर. अब आप और हम जानते हैं जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड भी डिक्रीज होता है और वेवलेंथ भी डिक्रीज होता है. तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कंपेयर करो, डिक्रीमेंट आया तो लैम्डा 2 कम होगा, डेल्टा लैम्डा आएगा फिर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2. और परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ, पहले वाली वेवलेंथ, ये हमें निकालना पड़ेगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा जा सकता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब हमें लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 निकालना है. नाउ गया फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, v1 बाय v2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. अब चाहिए मुझे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना आएगा, तो म्यू 1 बाय म्यू 2 आएगा. अब देखो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100 इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस म्यू 2 बाय म्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, एक बात और सीखने को मिली कि परसेंटेज चेंज ऑफ वेवलेंथ इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि वेवलेंथ क्या है, वो तो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. सर मतलब वॉयलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो या रेड हो, 4000 वाली वेवलेंथ लो या 7800 वाली वेवलेंथ लो, उसको पास करो, इन सबको पास करो एयर से ग्लास में, सबको पास करो सेम मीडियम में. पहला मीडियम 1, दूसरा मीडियम 1.5, 1.5 3/2, 1 माइनस म्यू 2 मतलब 3/2, 1 माइनस म्यू 2 नहीं बोलेंगे ऐसे, म्यू 1 बाय म्यू 2 होगा, म्यू 1 बाय म्यू 2, 1 डिवाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आ गया 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100. ये आ गया 100 बाय 3, आंसर 33.33%. सो आंसर विल बी 33.33. Welcome students. 2007 में आया क्वेश्चन. The time taken by light to travel 5 centimeter of the glass is the same that is the x centimeter of the air. Then the refractive index of glass is 1.5. Then x is कितना x होगा आपके पास में बताना है आपको. कुल मिला के ये कह रहा, कहानी में सार ये है कि 5 सेंटीमीटर ग्लास में जब चलता है ना, 5 सेंटीमीटर ग्लास में जब चलता है उसका जो टाइम है x सेंटीमीटर एयर में जो चलेगा उसके टाइम के इक्वल होगा. तो आपको x की वैल्यू बताना कि x की. देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या बोला गया है, 2007 का क्वेश्चन है. भाई ग्लास में ट्रेवल किया 5 सेंटीमीटर, टाइम लगा tg, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 है. अब अगर इसी लाइट को एयर में पास होने दिया जाए सेम टाइम तक, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा. स्पीड इन ग्लास, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेंटीमीटर, टाइम इन द ग्लास. तो टाइम इन ग्लास 5 सेंटीमीटर, स्पीड इन ग्लास. अच्छा, स्पीड इन एयर, डिस्टेंस इन एयर, टाइम इन एयर. टाइम इन एयर, स्पीड इन एयर, डिस्टेंस अपॉन, और दोनों का टाइम सेम है ऐसा बोला गया है. तो टाइम फ्रॉम ग्लास एंड टाइम फॉर एयर बोथ आर द सेम. 5 डिवाइड बाय वीजी, x डिवाइड बाय वीए, x इक्वल टू 5 वीए बाय वीजी. तो देखो बच्चों, मान लो एयर से लाइट अगर ग्लास में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर को डिफाइन क्या किया जाएगा, स्पीड इन एयर, स्पीड इन ग्लास, म्यू जी बाय म्यू ए. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसे 3/2 भी लिखा जाता है. तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, वीए बाय वीजी कितना आ गया 3/2. तो 5 वीए बाय वीजी 3/2, तो हम ये कह सकते हैं 15/2 7.5 सेंटीमीटर. तो आंसर विल बी 7.5 सेंटीमीटर विल बी फाइनल आंसर. वेलकम स्टूडेंट्स. 2008 में आया हुआ क्वेश्चन. जब लाइट ग्लास एंटर फ्रॉम ग्लास फ्रॉम वाटर, व्हेन लाइट एंटर्स इन द ग्लास फ्रॉम द वाटर से जब ग्लास में जाएगा
तो अब वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो बेटा, यहां पर सीधी बात है, बोलता हूं मैं, जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है, रेयर से डेंसर जाता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है। अच्छा, रेयर ये कैसे पहचानोगे कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है? सिंपल सा तरीका, सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है कंपैरेटिवली। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33 होता है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.5 होता है। वाटर से ग्लास तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम, मतलब रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर स्पीड डिक्रीज होती है, रेयर से डेंसर स्पीड डिक्रीज होती है, वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। तो आंसर विल बी वेवलेंथ विल डिक्रीज। देखिए स्टूडेंट, 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन, नेचर ऑफ लाइट वेव सिमिलर टू अल्फा रे, बिल्कुल नहीं, बता चुका हूं पहले भी, पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड रे, नहीं बिल्कुल नहीं, नेगेटिव चार्ज। कॉस्मिक रेस, ये चार्ज पार्टिकल है, ये गामा रेस के इक्वल होता है क्योंकि लाइट वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले क्वेश्चन। देखिए 2009 में आया हुआ एक क्वेश्चन, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी गिवन बाय, उस मीडियम में कितनी वेलोसिटी होगी आपको ये बताना है। तो चलें क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है, यहां पे बोला गया है कि लाइट पहले तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, क्योंकि किसी मीडियम से एयर में जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल आ जाता है जिसपे जाने वाले लिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते 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 R90 हो जाता है, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में साइन IC कब? जब R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम, इसे कहता है V1/V2। साइन IC साइन 30, साइन 90 + 1, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम मतलब डेंसर मीडियम में, स्पीड इन सेकंड मीडियम मतलब 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। साइन 30 1/2 इंटू 3 × 10⁸ आपको निकालना है स्पीड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, 1.5 10⁸ मीटर/सेकंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो 1.5 10⁸ मीटर/सेकंड विल बी फाइनल। देखिए 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन, ray of light is incident at a polarizing angle such that the deviation is 24 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। अच्छा, पोलराइजिंग एंगल वो एंगल होता है जिसपे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। लाइट आती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, वो कहलाता है कौन सा एंगल? पोलराइजिंग एंगल कहलाता है बच्चों। कौन सा एंगल कहलाता है? पोलराइजिंग एंगल कहलाता है। और पोलराइजिंग एंगल पर हमें डिविएशन दे रखा है। अच्छा, डिविएशन क्या होता है? आने वाली रे का पाथ और जाने वाली रे का पाथ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और ये बात आपको बोर्ड पे ही क्लियर होगी। चलें बोर्ड पर और समझे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर महाराष्ट्र सिटी 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन, इंसिडेंट रे, ये लाइट आ रही है, ठीक है, पहला मीडियम दूसरा मीडियम, लाइट आई, मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, अरे मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधी जानी चाहिए थी। मान लो ये रेयर है, मान लो ये डेंसर है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल इधर की तरफ आई। अच्छा, ये आई इधर की तरफ गई और रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी लाइट हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब समझना बच्चों, आने वाली रे का पाथ और जाने वाली रे का पाथ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये डेविएशन है। आने वाली रे का पाथ, जाने वाली रे का पाथ, डेविएशन कहलाता है। रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने इसे R डैश कहा है। तो देखो ध्यान से, ये आई तो I इक्वल टू R प्लस डेल, चेक करो, I इक्वल टू R प्लस डेल, I इक्वल टू R डैश प्लस डेल। तो डेल क्या हुआ? डिविएशन हुआ। यही डिविएशन आपको 24 गिवन है, I माइनस R डैश। अब हुआ, पहले मीडियम से लाइट गई दूसरे मीडियम में गई, इसको क्या कहा गया है? इंसिडेंट रे। इसे क्या कहा गया है? रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या कहा गया है? रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल देखो, चेक करो कितना है, तो 90 डिग्री एंगल है। तो R प्लस 90 प्लस R डैश, R प्लस 90 प्लस R डैश इक्वल टू 180, तो R प्लस R डैश इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I इक्वल टू R के हिसाब से हम कह सकते हैं, हमने R प्लस R डैश, R प्लस R डैश, R को लिख दिया I माइनस R डैश, I प्लस R डैश इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब देखो, हमें चाहिए I,
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो देखो i माइनस आर डैश, ठीक है, और ये हो गया i प्लस आर डैश, i प्लस आर डैश। ये कितना हो चुका है आपके पास में? i प्लस आर डैश, i माइनस आर डैश, 90 20 दोनों को ऐड कर दो, कैंसिलेशन। ये आ गया आपके पास में 1 1 0 है ना, 24 दे रखा है, नॉट 20, तो 114 आ चुका है। सो i 114 डिवाइड बाई 2 आपके पास में i कितना आता है? 57 डिग्री। ये आ चुका है आपके पास। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू वाटर। वैक्यूम और वाटर में से स्पीड फास्ट वैक्यूम में होती है, वाटर में कम होती है। वैक्यूम से वाटर में जब लाइट ट्रेवल करती है तो इसकी वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है? तो देखो, वैक्यूम से वाटर में ट्रेवल करते समय, मतलब रेयर से डेंसर जाते समय, जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। तो ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ डिक्रीजेस। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2010 में आया हुआ एक और क्वेश्चन। एक लाइट है, वेवलेंथ जिसका 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फ्रीक्वेंसी रेयर मीडियम के अंदर जो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। तो आपको डेंसर मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपको बतानी है। देखो, पहले भी कह चुका था, 2010 में आया क्वेश्चन फिर से है कि जब भी मीडियम बदलता है तो सब बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसलिए आंसर बोलो क्या होगा? सर बोले आंसर सिंपली जैसा 5 × 10⁻14 था, अभी भी 5 × 10⁻14 ही होगा। दिस विल बी द फाइनल। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज फाउंड टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू हाफ ऑफ द इंसिडेंस है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखना। आर की वैल्यू i/2 है ना, तब उस केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताना है किस तरह से आएगा। तो अगेन ये क्वेश्चन एक स्नेल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्नेल्स लॉ कहता है 1μ2 = sin i / sin r। चले सीखें इस बात को। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है? यहां पे कहा गया है आर की वैल्यू i/2 है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये नॉर्मल के साथ पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, पहले स्पीड में v1, दूसरे में v2, इसमें λ1, इसमें λ2। अभी आ गया नॉर्मल के साथ आने वाली रेखा, बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हुआ? सेकंड मीडियम में जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होती है। तो ये जो r की वैल्यू है ना, ये i/2 है, जितना है उससे हाफ आ रही है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस तरह से बताई जाएगी। तो चलो समझो, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, sin i / sin r, सीधा लिख पाएंगे आप μ2/μ1 sin i / sin r। ठीक है, तो i की वैल्यू कैसे निकालोगे? i = 2r हो जाएगा, sin 2r दैट इज इक्वल टू sin r। अच्छा, मान लो पहले एयर से आ रही है, तब उस केस में चलो इसे μ2/μ1 ही लिख लेते हैं। अच्छा, sin 2 थीटा अगर नहीं पता हो तो सुन लेना, sin 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2r दैट विल बिकम 2 sin r, 2 sin r cos r। ठीक है ना, तो ऐसा लिख पाएंगे। μ2/μ1 कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 2 sin r cos r अपॉन sin r कैंसल, μ2/μ1 है ना। अब कहां से बोला गया तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। यहां पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया, मतलब हम एयर से मान लेते हैं कि एयर से लाइट आ रही है, तो μ1 1, तो μ2 2 cos r। ठीक है, 2 cos r ऐसा लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन। अब हमें cos r की वैल्यू बतानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमें मीडियम बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना होगा। अब यहां μ = 2 cos r, ये हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकल कर आती है। देखिए यहां पर μ = 2 cos r है आपके पास में, हमें i की वैल्यू बताना है। वहां पे थोड़ा सा स्क्रीन में दिक्कत क्या हुई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एडिटिंग के समय थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीपीटी बनाते समय थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वहां पर i की वैल्यू बताना है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो आप क्या लिख पाओगे? μ/2 = cos r, तो r = लिख पाओगे cos इनवर्स μ/2। आपको i निकालना है। नाउ i = 2r आता है आपके पास में, तो 2 × r की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी cos इनवर्स μ/2। तो ये हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर होगा आप लोग। स्टूडेंट, यहां पर 2012 का एक क्वेश्चन आपके सामने, अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम,
वेलोसिटी c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब आपको एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना है। वैसे कहने को तो पोलराइजेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, पोलराइजेशन में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसे एज ए स्नेल्स लॉ के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं। तो चलें बोर्ड पर समझो और सीखिए इस बात। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम है। पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम कोई भी मीडियम है। पहले मीडियम में स्पीड c है, दूसरे मीडियम में v है। इस रे को कहा गया इंसिडेंट रे, ठीक है। सेकंड मीडियम में लाइट चली गई, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्शन का एंगल r डैश, रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब वो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर 90 डिग्री पर हो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब आपको इसमें रिलेशन बताना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब ऐसा हो जाता है, जब रिफ्लेक्टेड, सुनना ध्यान से, जब कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड एंड कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजेशन एंगल कहा जाता है। कौन सा एंगल कहा जाता है, पोलराइजिंग एंगल कहा जाता है। अब अगर इसे पोलराइजिंग एंगल कहा जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, पोलराइजिंग एंगल स्नेल्स लॉ अप्लाई कर किया जाए, 1 μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आर डैश हो गया, यहां पर मैं साइन थीटा पी कह देता हूं, साइन आर डैश कह देता हूं, μ2 बाय μ1, सेकंड मीडियम कोई म्यू है, ये 1 आ गया, साइन थीटा पी अपॉन साइन आर डैश। अब जब समझना स्टूडेंट्स, r प्लस 90 प्लस आर डैश, टोटल 180 दिख रहा है, देखो r प्लस 90 प्लस आर डैश, टोटल 180 डिग्री। और मैं थीटा पी ना कहता हूं, वैसे केवल सिर्फ मान लीजिए फिलहाल आई कहता हूं, बाद में इसे चेंज करेंगे। अब समझिए, r प्लस आर डैश आपके पास में 90 डिग्री आ जाता है। नाउ r प्लस आर डैश 90 डिग्री आ गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मतलब i प्लस आर डैश को क्या लिख सकते हैं, 90, तो r डैश को क्या लिख सकते हैं, तो सर 90 माइनस आई लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात, साइन आई, ठीक है, साइन आई, बात समझ रहे हैं, साइन आई, इसे μ2 बाय μ1 भी लिख सकते हैं ना, μ2 बाय μ1, तो इसे v1 बाय v2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले भी 1 μ2 इक्वल टू v1 बाय v2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, v1 बाय v2, v1 बाय v2, पहले मीडियम में c, दूसरे मीडियम में v, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, c बाय v, साइन आई अपॉन साइन आर डैश, c बाय v, समझना, साइन आई अपॉन साइन आर डैश, आर डैश कितना, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, c बाय v, साइन आई अपॉन कॉस आई, टेन आई, टेन आई इक्वल टू c बाय v। और यही वो एंगल है जो पोलराइजेशन एंगल कहा जाता है, थीटा p। तो 1 अपॉन टेन थीटा p, ऐसा भी लिख सकते हैं v बाय c। कॉट थीटा p क्या लिखा जा सकता है, v बाय c। तो थीटा p क्या लिखा जा सकता है, कॉट इनवर्स v बाय c। तो थीटा p इक्वल टू कॉट इनवर्स v बाय c, ये आंसर होगा आपके लिए फाइनल। ठीक है स्टूडेंट, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ f if it is cut perpendicular to the principal axis passing through the optical center, then the focal length of each part will be double, just double होता है इसका आंसर। सोचो कैसे, तो चलो बोर्ड देखिए स्टूडेंट, यहां पर बाय कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, इक्वी कॉन्वेक्स है, तो 1 अपॉन f हम जानते हैं, 1 μ2 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय क्या करना होता है, अब सोचिए, ये वाला पार्ट इस तरफ है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इस तरफ है, तो लाइट अगर इधर से आ रही है तो आपको इस वाले, मतलब ये समझ लीजिए R1 है, R2 है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, समझ रहे स्टूडेंट। लाइट इधर से जा रही है तो आपको इसके सेंटर पे पहुंचना है, R1 वाले के सेंटर पे पहुंचना है C1 पर, तो आपको लाइट की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। लाइट की डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो R1 प्लस R लोगे। अब सोचो ध्यान से, अब अगर मान लेते हैं इस वाले के, ये वाला R1 हो गया, दिस इज R1 है ना, दिस इज R2, तो R2 मतलब इधर वाला, तो सेंटर C2, इस तरफ जाना पड़ेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो R2 आएगा माइनस R, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन f, 1 μ2 माइनस 1, 1 अपॉन R,
माइनस माइनस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन एफ, 1 म्यू टू माइनस 1, 2 बाय आर, सो आर 2 आ जाएगा यहां पर। सो फोकल लेंथ इज नथिंग बट आर अपॉन 2, 1 म्यू टू माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बायकॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब आपने इसे कट कर दिया भाई, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ऐसा कट किया तो ये ऐसा बन गया। अब जब ऐसा बना तो फर्क क्या पड़ा, इस लेंस को कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की खास बात, यहां से यहां तक हो गया R1 प्लस R और R2 हो गया आपके पास इंफिनिटी। लेट फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 1 म्यू टू माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 में 1 अपॉन F इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी आंसर 0। तो फोकल लेंथ फॉर दिस वन विल बिकम 1 म्यू टू माइनस 1। अब समझो, ये रहा था ये वाला आंसर, तो इसको कैसे लिख पाओगे भाई? इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो? 2f। तो फोकल लेंथ देखो क्या हो गई, डबल हो गई। पावर होता था तो हाफ हो जाता था, फोकल लेंथ डबल हो चुकी है। स्टूडेंट 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन है। वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं, है ना। लाइट ट्रेवल डिस्टेंस डी करती है और इसे लाइट को टाइम टी लगता है, लेकिन अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करती है 5d डिस्टेंस तो इसे टाइम कैपिटल टी लगता है। तो आपको उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल बताना है कि मीडियम में क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, क्रिटिकल एंगल का सीधा संबंध होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड से, तो दोनों की मदद से हम आसानी से निकालेंगे। चलें बोर्ड पर और सीखिए। 2014 का आया हुआ क्वेश्चन, डी डिस्टेंस कवर करने में टाइम टी लगता है और 5d डिस्टेंस कवर करने में टाइम कैपिटल टी लगता है। तो आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है मीडियम के लिए कि भाई अगर मान लो ऐसा हो जाता कि ये मीडियम होता, लाइट ट्रेवल करती डेंसर से रेयरर, मान लो मीडियम है जिसमें स्पीड है, स्पीड इन मीडियम में मान लेता हूं v, स्पीड इन लाइट v, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2, इसे v1 कह दिया, इसे v2 कह दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर r की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, साइन IC साइन 90, साइन IC अपॉन साइन 90, v1 अपॉन v2। v1 का मतलब यहां पे सीधा v है और यहां पे c है, तो v बाय c चेक करो क्या आएगा, v बाय c क्या आएगा, 5d अपॉन t, d बाय t, d से d कैंसल, 5 बाय t, t बाय 1, 5t बाय कैपिटल T, ये आ गया v बाय c। आया v बाय c, लिख दो साइन IC इक्वल टू v बाय c। v बाय c कितना है, 5 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, तो IC कितना आ गया, साइन इनवर्स 5 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ IC। दिस इज फाइनल आंसर। देखिए यहां पर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, अ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम। एयर से किसी मीडियम में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर जा रही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम is reduced to 0.75 times to the velocity of light in air। reduced by अलग होता है, 2a मतलब exact value है, by होता मतलब difference आता। assume angle of incidence is very small, angle of deviation निकालना है आपको कि angle of deviation कितना होगा। चलिए समझते इस बात को कैसे निकलेगा। देखिए स्टूडेंट यहां पर 2014 का क्वेश्चन, 15 का क्वेश्चन, लाइट आई, रेयर से डेंसर गई, कई बार बता चुका हूं, जाना था इस रास्ते पे, चले गए इस रास्ते, क्योंकि रेयर से डेंसर वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, रेयर से डेंसर वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुआ। ये आई, ये इस तरफ गया आर, आने वाली रे के पाथ और जाने वाली रे के पाथ, आने वाली रे के पाथ और जाने वाली रे के पाथ के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाता है। आई इक्वल टू आर प्लस डेल, तो आई इक्वल टू आर प्लस डेल, डेल इक्वल टू आई माइनस आई। पहले मीडियम में स्पीड दे रखा है v, सेकंड मीडियम में 0.75 टाइम्स ऑफ v। 0.75 को 3/4 लिख पाओगे। अब स्नेल्स लॉ जानते हो ना क्या होता है, 1 म्यू टू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, v1 बाय v2। अगर एंगल छोटे बोले गए हो तो साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर, तो आई बाय आर इक्वल टू 4/3। हमें चाहिए डेल, वो भी आई के टर्म में, डेल चाहिए आई के टर्म में चाहिए, तो आई के टर्म में चाहिए, आर को एलिमिनेट कीजिए, तो आर की वैल्यू 3/4 आई लिखिए, 3/4 आई लिखा तो आंसर i/4 निकल कर आता है।
स्टूडेंट 2016 का एक क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इंसिडेंट एट अ वेरी स्मॉल एंगल आई। अच्छा, जब भी ये बोला जाता है स्मॉल एंगल आई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइन आई को लिख सकते हैं आप आई, साइन आर को लिख सकते हैं आप आर। इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस आफ्टर द रिफ्रैक्शन 20%। डिविएशन एंगल कितना होगा? तो भाई सेम टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, तो चलो बोर्ड पे समझो इस बात। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें क्या कहना है, आने वाली लाइट रे रेरर से आई। अरे भाई कहां से आई? रेरर से आई। कौन से मीडियम में गई? डेंसर मीडियम में गई। जब भी लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? अरे भाई लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, जाना था इस तरफ चली गई इस तरफ, ये आई ये आर। तब उस केस में आने वाली लाइट रे के पाथ में और जाने वाली लाइट रे के पाथ में जो एंगल है, एंगल ऑफ डिविएशन, आने वाली लाइट रे का पाथ और जाने वाली लाइट रे का पाथ डिविएशन, आई इक्वल टू आर प्लस डेल, आई इक्वल टू आर प्लस डेल। तो डिविएशन सीधी सीधी बात है आई माइनस आर है। और हमें जो आंसर देना है ना, वो आंसर देखो किसके टर्म में देना है? आई के टर्म में देना है, मतलब आर को एलिमिनेट करना है। स्नेल्स लॉ 1 म्यू टू बाय म्यू 1 साइन आई अपॉन साइन आर, V1 बाय V2। एंगल स्मॉल बोले हैं, एंगल आर स्मॉल। इफ एंगल आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, जब भी एंगल स्मॉल होते हैं तो हम कहते हैं साइन आई नियरली इक्वल टू आई, नियरली इक्वल टू आर। तो आई बाय आर इक्वल टू V1 बाय V2। V1 है V, स्पीड 20% से रिड्यूस हुआ, V माइनस 20% ऑफ V, V माइनस 20% ऑफ V 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय V, V माइनस V बाय 5 4 बाय 5। तो भाई V1 बाय V2 निकाल के देखो, V बाय 1 4 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय V, तो V1 बाय V2 आ गया आपके पास 5 बाय 4। ना 5 बाय 4 आया, R को एलिमिनेट करना है, 4i अपॉन 5 R। तो डिविएशन क्या आएगा? डिविएशन जो आएगा ना वो आएगा I माइनस आर, I माइनस आर, आर कितना है? 4i अपॉन 5। सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आता है I बाय 5। दिस विल बी द फाइनल आंसर I बाय 5। देखिए स्टूडेंट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2017 का जो आंसर है ना, 2017 का जो क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको 2012 में भी आ चुका है। वहां पर हमारा आंसर थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स V बाय सी था। मैं डिस्कस कर चुका हूं इसलिए वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सीटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आंखें खोल के देखो, 2012 2017 रिपीट हुआ है, इससे पहले भी कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का इंपॉर्टेंस था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो पैटर्न है, रिपीट होते ही है। तो देखिए यहां पर थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स, हमारे पास जवाब क्या था? चेक करो, सी आंसर था, कॉट इनवर्स V बाय सी था। सेम क्वेश्चन का आंसर थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स V बाय सी, अगर सब कुछ डेटा सेम है पहले जैसा। देखिए स्टूडेंट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्लास slab of thickness 5 centimeter and refractive index 1.6. Time taken by the ray from the source to surface of slab is the same as the travel through the glass slab. The distance from the source of surface will be given by, कितनी डिस्टेंस होगी आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, बोर्ड पर देखते हैं फाइनल क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया, यहां कहा गया सोर्स से लाइट जनरेट हुई, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे सोर्स था, स्लैब 5 सेंटीमीटर का थिकनेस का स्लैब है, इससे वर्टिकली गई, इसमें जाने में जो टाइम लगा और यहां से पहुंचने में जो टाइम लगा वो दोनों सेम है, जबकि ये एयर है या वैक्यूम है। तो देखो भाई, स्पीड इन एयर, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन एयर, तो टाइम इन एयर क्या आया? y अपॉन वी है, या y अपॉन सी लिख सकते हैं। अच्छा, स्पीड इन ग्लास, डिस्टेंस इन ग्लास दैट इज 5 सेंटीमीटर, और टाइम इन ग्लास, तो टाइम इन ग्लास क्या लिखा जा सकता है? 5 सेंटीमीटर अपॉन स्पीड इन ग्लास। थोड़ा समझना बच्चों, ये दोनों टाइम सेम दे रखे हैं। अब जब टाइम सेम दे रखे तो टाइम इन एयर एंड टाइम इन ग्लास बोथ आर द सेम, तो y बाय सी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में? 5 सेंटीमीटर अपॉन स्पीड इन ग्लास। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हैं ना, म्यू इक्वल टू सी बाय वी जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास सी बाय म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा, तो वी जी लिख सकते हैं हम लोग। सो y इक्वल टू, या y अपॉन सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय Vg की हम बात करें तो Vg कितना हो गया? C बाय म्यू जी, C बाय म्यू जी। तो ये आ गया आपके पास में y अपॉन सी, म्यू जी इंटू 5 अपॉन सी, सी से सी कैंसल, 5 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दे रखा है, तो आंसर आता है 8 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर विल बी
8 सेंटीमीटर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।